हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश आईएएस एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सिविल सर्विस के तैयारी से संबंधित भारतीय यानी कि इंडियन थिंकर या थॉट्स को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और इंडियन थॉट में सुभाष चंद्र बोस को पढ़ रहे हैं हम लोग। और सुभाष चंद्र बोस ने आखिर भारतीय समाज को, भारतीय नागरिक को भारत के लिए क्या किया और उन्होंने कौन से विचार समाज के बीच रखा, आज उसी को जानने का कोशिश करेंगे। साथियों, ध्यानपूर्वक यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करने में सक्षम है तो हमारी वीडियो को अवश्य देखें, अन्यथा न देखने का कोशिश करें, क्योंकि यह सभी विद्यार्थियों के लिए काम का चीज़ नहीं है। मुख्य रूप से सिविल सर्विस के विद्यार्थी जो मानसिक रूप से प्रिपेयर होना चाहते हैं उस विद्यार्थी के लिए है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग शुरू करते हैं सुभाष चंद्र बोस और इनका जो भी प्रस्तावना, उद्देश्य, जीवन परिचय, स्वतंत्रता, समाजवाद का सिद्धांत, राष्ट्रवाद, फासीवाद से निकटता, फॉरवर्ड ब्लॉक, सारांश, शब्दावली, संदर्भ, ग्रंथ सूची, सहायक उपयोगी सामग्री, निबंधात्मक प्रश्न। प्रस्तावना में क्या कहा गया है? आधुनिक भारत की राजनीतिक एवं दार्शनिक परंपरा में सुभाष चंद्र बोस एक यथार्थवादी विचारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने मात्र 21 वर्ष की आयु में भारतीय सैनिक सेना की परीक्षा पास की, किंतु 1 वर्ष के बाद नौकरी त्याग कर सक्रिय राजनीति में उतर पड़े। उन्हें आत्मत्याग में विश्वास था। राजनीतिक कार्य को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और उसी भावना में संलग्न हो गए। भारतीय स्वतंत्रता के आदर्श में उनकी गंभीर निष्ठा थी और उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और जोखिम उठाया। उन्हें समझौतावादी रवैया पसंद नहीं था और वह प्रकृति से विद्रोही थे। यही कारण था कि उन्होंने कांग्रेस में गांधीवादी दक्षिणपंथी पक्ष के विरोध सदैव वामपंथी विरोध पक्ष का साथ दिया। पर लेनिन, कमाल पाशा, डी विल्रा और मुसोलिनी के व्यक्तित्व का गंभीर प्रभाव पड़ा था। बोस एक निर्भीक योद्धा थे और उनका स्थान विश्व के महानतम देशभक्तों में है, जिन्होंने भारत में एक उग्र राष्ट्रवाद एवं उससे उपजी राष्ट्रवाद के मंतव्य का समर्थन किया। उद्देश्य: सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचारों के मूल मंतव्य को समझ सकेंगे। सुभाष चंद्र बोस के समाजवाद के प्रमुख तत्वों को समझ सकेंगे। सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रवाद की मूल प्रकृति को जान सकेंगे। जीवन परिचय: सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में जानकी नाथ बोस एवं प्रभावती बोस के घर हुआ। जब वे कॉलेज में विद्यार्थी ही थे, उसी समय एक वेदांती रहस्यवादी के रूप में उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु की खोज में उत्तर भारत के नगरों का भ्रमण किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में इन्होंने विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। 1926 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से
हुई, किंतु असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने उनका गांधी के विचारों से मोह भंग हुआ। वे 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, 1938 में और 1939 में। वर्ष 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसके माध्यम से वह देश वामपंथी शक्तियों को संयुक्त करने का प्रयास किया। 1 जून 1940 में मुंबई में वामपंथी एकता समिति की स्थापना की गई, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी एम.एन. रॉय की रेडिकल लीग तथा साम्यवादी समिति थे या सम्मिलित थे। दिसंबर 1940 में वे गुप्त रूप से देश छोड़कर चले गए तथा विश्व के विभिन्न देशों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रचार करने लगे। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज स्थापना की घोषणा की। दिल्ली चलो के युद्ध घोष के साथ उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज मित्र राष्ट्रों की मदद के साथ भारत में प्रवेश करने में सफल भी हुई। 8 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते हुए विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु की गुत्थी आज भी एक अनसुलझी पहेली है। स्वतंत्रता। बोस का राजनीतिक दर्शन भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एवं भारतीय जन मानस के अनुसार ही था। बोस की स्वतंत्रता की संकल्पना सिर्फ भारत की औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इसका विस्तार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी देखते हैं, जिससे कि समाज में निहित अन्य संघर्ष भी समाप्त हो सके। सामाजिक एवं राजनीतिक संघर्ष को साथ ही चलना चाहिए, जिससे कि राज्य की स्वतंत्रता के साथ व्यक्तियों का उत्थान संभव हो सके। अरबिंदो की तरह बोस का मत था कि भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से आज़ाद होना अत्यंत आवश्यक है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उनका मार्ग गांधी जी से बिल्कुल भिन्न था। उनका मत था कि स्वतंत्रता अहिंसा के रास्ते से प्राप्त नहीं की जा सकती है। उनको समझौतों, संसदीय एवं संवैधानिक तरीकों पर कोई विश्वास नहीं था। अरबिंदो की भांति ही उन्होंने बल एवं सैन्य शक्ति के माध्यम से ही स्वतंत्रता हासिल करने में विश्वास किया। इसी मंतव्य से उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जन आंदोलन की वकालत की। नेताजी का ऐसा मानना था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति की पूर्ण सत्य है। इस लिहाज से राष्ट्रीय स्वतंत्रता सर्वोपरि है, जिसके बाद लोकतंत्र और समाजवाद स्थापित हो सकते हैं। स्वतंत्रता एक अत्यंत बृहद संकल्पना है, जिसके विभिन्न आयाम होते हैं। नेताजी के अनुसार स्वतंत्रता विभिन्न मनुष्य आयामों को समाहित किए हुए एक अत्यंत विशाल संकल्पना है, जो शक्ति के सभी आयामों को प्रभावित करता है। इन अर्थों में स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आज़ादी को नहीं इंगित करता है, बल्कि धन का समान वितरण, जाति एवं सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और असहिष्णुता का खात्मा है। हालांकि यह सभी लक्ष्यों की प्राप्ति इतनी आसान भी नहीं है, किंतु यह वह अपरिहार्य आवश्यकता है जिनके बिना स्वतंत्रता अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं प्राप्त की जा सकती है। और शायद यही कारण था कि वे यह मानते
थे कि देश या सामाजिक स्तर के स्वतंत्रता को त्याग, लगन एवं तीव्र इच्छा शक्ति के द्वारा ही संभव हो सकता है। यदि हम इस स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हैं तो निश्चित ही देश एक तीव्र गति से विकास और खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ेगा। शुरुआती दौर में कांग्रेस के सदस्य होने के बावजूद नेताजी कांग्रेस के समिति तरीकों एवं लक्ष्यों से संतुष्ट नहीं थे। उनका स्वतंत्रता संबंधी विचार यह साफ परिलक्षित करता है कि वे भारत को स्वतंत्रता के एक सीमित स्वरूप को नहीं स्वीकारते हैं, बल्कि एक पूर्णतावादी दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक चेतना का पहलू समाहित है। समाजवाद। नेताजी एक रूढ़िवादी मार्क्सवादी नहीं थे और न ही मार्क्स की भांति समाज को एक वर्ग के स्वरूप में देखते थे। कांग्रेस पार्टी के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि भारत की गरीबी, अशिक्षा, अस्वस्थता एवं वैज्ञानिक उत्पादन और वितरण का समाधान समाजवादी उपागमों में ही निहित है। राष्ट्र का पुनर्निर्माण तब ही संभव हो सकता है जब गरीबी एवं अशिक्षा जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर हो सकेगी। किसानों की दयनीय स्थिति के समाधान हेतु उनका मत था कि सामंतवाद खात्मा होना चाहिए, कृषि कर्जों को देना चाहिए, गरीबों को कम ब्याज पर धन मुहैया कराया जाना, कृषि आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। राज्य का यह कर्तव्य है कि नागरिकों के कल्याण हेतु एक विस्तृत एवं बृहद योजना का निर्माण करे। मिल मजदूरों की समस्या पर उनका कहना था कि यह किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष की समस्या नहीं है, बल्कि राष्ट्र की समस्या है, जिस पर आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ आज़ादी के बाद भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। सुभाष चंद्र बोस का समाजवाद कोई निश्चित सैद्धांतिक बिंदु पर निश्चित धारा में बहने वाला या निश्चित संरचनात्मक ढांचे में बंधा रहने वाला नहीं है। नेताजी का समाजवाद भारतीय परिस्थितियों एवं यहाँ की समस्याओं तथा रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद जैसे मनीषियों के चिंतन एवं परंपरा का सम्मिश्रण रहा है। उनका समाजवाद न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन एवं बंधुत्व का भाव समाहित किए हुए है। बोस का समाजवाद न केवल आर्थिक विचारधारा है, बल्कि एक मानवीय एवं समता मूलक सिद्धांत है। वे कोई रूढ़िवादी समाजवादी नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय समस्याओं के संदर्भ में वह गांधी के आदर्शवादी एवं आध्यात्मिक रास्ते से हटकर एक यथार्थवादी रास्ते को प्रस्तुत किया। किंतु नेताजी समाजवाद को कोई शेष द्वारा जन पर थोपी गई विचारधारा के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उनका मानना था कि वास्तविक समाजवाद जनसाधारण से ही निकल कर आएगा। बोस मानना था कि समाजवाद के इस लक्ष्य में राजनीतिक दलों को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए, किंतु इस संदर्भ में वे गांधी तथा नेहरू दोनों के ही विचार से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत किसी राज्य के बिना आर्थिक राजनीतिक जीवन संचालित करने की बात कहता है, जो व्यावहारिक है। नेहरू का समाजवाद पूर्णतः पश्चिमी है और भारतीय तत्वों की अनदेखी करता है।
हालांकि समाजवाद का विचार एक सार्वभौम संकल्पना है और इसे किसी भी देश में लागू किया जा सकता है, किंतु उस देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऊपर भारत में भी समाजवाद भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एवं भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो, तभी यह अच्छा है। बोस का समाजवाद औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा के अधिक निकट प्रतीत होता है, जिसमें वितरण की समानता एवं मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति केंद्रीय बिंदु है। राष्ट्रवाद एक 16वीं शताब्दी की संकल्पना है जो किसी भी देश के आत्मशक्ति का उद्देश्य है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रवाद के एक रूपीय और यथार्थवादी स्वरूप के प्रणेता रहे हैं, जिसमें विचार और आदर्श, स्वप्न और दर्शन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होते हैं। बोस का उग्र राष्ट्रवाद गांधी जी के निष्क्रिय प्रतिरोध से न केवल भिन्न बल्कि विपरीत है, और शायद यही कारण रहा है कि कांग्रेस पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों में दोनों ही मनीषी दो विपरीत प्रवृत्तियों का समर्थन करते दिखे। बोस ने भारतीय जनमानस में एक उग्र राष्ट्रीय चेतना के विकास पर बल दिया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शक्ति एवं शासन को भारतीयों को देने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए एक राष्ट्रीय चेतना की स्वतंत्रता हेतु संघर्ष नितांत आवश्यक है, और यह संघर्ष निश्चित ही रक्त क्रांति से ही संभव है। यदि अहिंसक माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो निश्चित ही भारतीय जनता खुश होगी, किंतु भारतीय जनता यदि संघर्ष के द्वारा स्वतंत्रता को हासिल करती है तो वही वास्तविक स्वतंत्रता होगी। यह स्वतंत्रता वास्तविक इसलिए होगी क्योंकि यह भीख प्राप्त स्वतंत्रता नहीं होगी। बोस ने भारतीय संस्कृति एवं धर्म आधारित राष्ट्रवाद की संकल्पना प्रस्तुत की, किंतु उनका राष्ट्रवाद सांप्रदायिक एवं स्थानीय स्वरूप का नहीं है। उनका मानना था कि एकता की समस्या मूलतः मनोवैज्ञानिक है और यह शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा दूर की जा सकती है। भाषा, वेशभूषा, संस्कृति आदि एकता को स्थापित करने में सहायक होते हैं, किंतु यह राष्ट्र भावना का निर्माण नहीं करते हैं। वे हमेशा विचारों और क्रियाओं की एकता पर बल देते थे। एकता एक क्रांतिकारी आंदोलन है, एक साधन है, न कि साध एक शक्ति का द्योतक है, किंतु यदि यह एकता विकास के रास्ते में आती है तो यह एक बुराई का स्वरूप ले लेती है। बोस के राष्ट्रवाद उदारवादी या अतिवादी संदर्भ से भिन्न है। हेगेल की भांति बोस राष्ट्र को राष्ट्र में निवास कर रहे व्यक्तियों की चेतना के समुच्चय के रूप में देखते हैं और इस निहितार्थ धर्म, जाति एवं संपत्ति के विभेद को राष्ट्र के लिए हानिकारक मानते थे। व्यक्तियों के मध्य समानता का मतलब यह नहीं है था कि उन्होंने भाषाओं, धर्म, परंपराओं और रीति रिवाजों की विभिन्नता को अस्वीकार कर दिया है। हुमायूं कबीर कहते हैं कि नेताजी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने भारत की सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताओं के साथ राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाया है। फासीवाद से निकटता। भारतीय राजनीतिक इतिहास दर्शन में कई विद्वानों ने बोस को एक फासीवादी विचारधारा के निकट पाया है, किंतु बोस को हिटलर या मुसोलिनी की तरह एक निरंकुश अधिनायक कहना उचित नहीं होगा। बोस को राजनीतिक अर्थातवाद में विश्वास था
उनका विश्वास था कि भारतीय स्वाधीनता के पक्ष में सहानुभूति एवं समर्थन व्यापी लोक मत तैयार करने के लिए विदेशों में प्रचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार वे देश के बाहर भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार मित्रों की निरंतर तलाश में रहते थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बोस के मन में फांसीवादी अधिनायकों के सबल तरीकों के प्रति झुकाव था। 1934-35 में बोस ने अपनी पुस्तक भारतीय संघर्ष में लिखा था कि मुसोलिनी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका आधुनिक यूरोप की राजनीति में महत्व है। 1931 में गांधी जी ने अपनी इटली यात्रा के दौरान मुसोलिनी से भेंट की। इसको बोस ने बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने लिखा था कि गांधी जी ने इटली की यात्रा करके महान सार्वजनिक सेवा की है। खेद की बात केवल यह है कि वे वहां और अधिक नहीं ठहरे और अधिक निजी संपर्क कायम नहीं किया। बोस को मैं तो इंग्लैंड के विक्टोरिया युगीन लोकतंत्र की परंपरा और कार्यप्रणाली में विश्वास नहीं था और न ही वे 19वीं शताब्दी के फ्रांस के पूंजीवादी गणतंत्र के तरीकों को संतोषजनक मानते थे। 1934 में उन्होंने तर्क दिया कि मार्क्स के कम्युनिज्म और फासीवाद का मिश्रित स्वरूप, जिसे उन्होंने साम्यवाद का नाम दिया, भारत के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी। अपनी पुस्तक भारतीय संघर्ष में भविष्य की एक झलक नामक अध्याय में बोस लगते हैं कि कम्युनिज्म तथा फासीवाद के बीच वैषम्य के बावजूद कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दोनों में समान रूप में विद्यमान है। कम्युनिज्म तथा फासीवाद दोनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं। दोनों दल के अधिनायक तंत्र के में तथा असहमत अल्पसंख्यकों का निर्मम रूप से दमन करने में विश्वास करते हैं। दोनों नियोजित औद्योगिक पुनर्संस्था में विश्वास करते हैं। यह उभयनिष्ठ विशेषताएं नए समन्वय का आधार होगी। इस समस्या को लेखक साम्यवाद का नाम दिया। हिंदी होगी। लेखक ने साम्यवाद का नाम दिया। यह हिंदी शब्द है। अर्थ है समन्वय अथवा समानता का सिद्धांत। समन्वय का संपादन करना भारत का काम है। बोस सर्वोच्च में विश्वास करते हैं। दोनों दल के अधिनायक तंत्र में तथा असफल लोगों के बोस ने इस संदर्भ सिद्धांत के आधार व्यवहार निहितार्थ विवेचन नहीं की है। बोस के दर्शन में यह अभूतपूर्व परिवर्तन आश्चर्यजनक है। फिर भी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि उसने फॉरवर्ड ब्लॉक